अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। मेजर गौरव सर की वीडियो लेके आए हैं, देखते हैं इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जिंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Cheers, sir. Cheers, brother. वाह, टिन 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 टिन। दोस्तों, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई नोश फरमाइए। लो भाई, सी पैक में। अब सी हो गया, पैक करेंगे अब पे चर्चा। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और हम भी ले लेते हैं। और पहला सवाल क्या है? सर संगीत तो पेश कर देते हैं। नापाक पलीस लोग हराम में लुथड़े हुए। सर पाकिस्तान में एक शहर है, उसका नाम कराची है। वहां के एक मेयर हैं, उनका नाम है मुर्तजा वहाब सिद्दीकी। भाईजान ने एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। वो टेक्नोलॉजी है साइकिल एम्बुलेंस। मैं आपके कोई विशेष टिप्पणी चाह रहा हूं, क्योंकि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपने नहीं देखी, मैंने नहीं देखी कभी। टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है? एम्बुलेंस शब्द जो जोड़ा गया ना सर, उसको लेकर के मेरे को थोड़ा वो हो रहा है कि मतलब कैसे एक होता है कि यहाँ सप्लायर होगा, कुछ मांगा किसी ने कुछ मेडिसिन, तो वो साइकिल पे तंग गलियों में चला गया। एम्बुलेंस मतलब कि छोटा मोटा आपका एम्बुलेंस का ये काम होता है कि पेशेंट को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाना। जनरली एम्बुलेंस इसलिए इस्तेमाल होती है, दवाइयों के सप्लाई के लिए नहीं। एम्बुलेंस पेशेंट को ले जाने के लिए होती है, इसलिए एम्बुलेंस लंबी होती है, स्ट्रेचर आ जाए बीच में। साइकिल में क्या पेशेंट को कैरियर पे बैठा के ले जाएगा? कैरियर पे, लेकिन बक्सा दिख रहा है उसके। एक बार जरा दिखा सकते हैं? हाँ, तुमने, मैं फ्रीडम फाइटर आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस नई टेक्नोलॉजी आपने कभी सुना है ऐसा? मैंने तो नहीं सुना। तो साइकिल पे तो ठीक है, पर साइकिल पे एम्बुलेंस ये लाद के लाएगा कौन अंदर से? कोई या तो ऐसा है कि अपनी पीठ पे बैठा ले, जैसे विक्रम बेताल वाला सीन था, और फिर ये साइकिल चलाए। या तो आगे डंडे पे बैठा है कपड़ा लपेट के साइकिल के। यार बीमार आदमी कैसे यार इतनी उम्मीद रखते हो? शाम को सर वो खा गया हो ज्यादा, वो क्या होता सर वो? अरे यार छी, घटिया बात है। पेट गड़बड़ा गया हो, कह रहे हो कि आप आओ साइकिल पे चलो। सर लेकिन एक चीज याद है, पता नहीं आपने वो चीज देखी कि नहीं, ऑब्वियसली देखी भी होगी। पहले ना हम लोग भी गांव में देखे कि साइकिल के आगे जो वो डंडा होता है ना, उसपे एक छोटी सी सीट लगाई जाती थी। हाँ, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए उसमें बैठ के हम लोग भी गए बहुत सब। वो बड़ी सही चीज होती थी। आज तो एक पेशेंट के लिए कैसी कौन सी सीट लगाई जाएगी? हो सकता हो सर कि पीछे जो बक्सा रखा हो उसमें भर दे। ये हो सकता है। ये वैसे इतनी हंसने वाली बात नहीं थी, जानबूझ के हंस रहा है। मैं हंसूंगा ही नहीं आज। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, आप बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ महेंद्र भाई, इनकी बात में कोई हंसने वाली चीज आपको लगी? सर अब वो कोई सुविधा दे तो दिक्कत, ना दे तो दिक्कत। अब कुछ दे ही रहे हैं, ले तो नहीं रहे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो समाज को कुछ दे रही है सरकार। हाँ, चाहे भले ही वो खाली साइकिल दे रही है। क्योंकि अभी उसने फ्रॉड करा था पंजाब में, जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर थी, कि इलेक्ट्रिक बाइक देंगे। हाँ, बस आपको 20,000 रुपए डाउन। बस आपको 20,000 फ्री में इलेक्ट्रिक बाइक देंगे। फ्री में इलेक्ट्रिक बाइक देंगे, जिसके लिए आपको 20,000 डाउन पेमेंट, 15,000 और 2,000 रुपए आपके कटेंगे किस्त। ये फ्री की है, ये फ्री रहेगी। कितनी अच्छी योजना है सर। साइकिल आपके मोहल्ले में आई है और माइक में बोल रहा है कि टिडिंग टिडिंग, किसी के घर कोई बीमार शीमार हो तो बता दे। ये साइकिल एम्बुलेंस वाले। कोई सेंस है इस बात में? बताओ, कोई सेंस है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। 1947 में जो मुल्क बना उसका सेंस था। तो ये भी ठीक है। अब ये तो ब्रह्मास्त्र वाला आर्ग्यूमेंट हो गया। हमारे पास कोई काट नहीं है जिसका। सर वो कोई बात नहीं सर, कई जगह पे बड़ा काम आता है। एकदम घर में कोई समस्या हो और एकदम नीचे एम्बुलेंस वाला आवाज लगा रहा हो, हाँ। ए भैया बीमार है एकदम हमारे चाचा। लूज मोशन समस्या हो तो बताएं। हाँ। सर ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं क्रिस्टीन फेयर। उन्होंने एक बड़ी बात कही है सर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है
उसको भारत की एग्जिस्टेंस से ही दिक्कत है। वो हर चीज में भारत से आगे निकलने की कोशिश करता है, इस चक्कर में भारत की एग्जिस्टेंस से ही चिढ़ता है। कोई कश्मीर कुछ ही सब मैं मैटर आपको नहीं। लॉजिक बताऊं इस चीज का, हाँ। उनका कोई है वीडियो है कोई, है। जरा बताइए। Has Pakistan not even remotely considered abandoning its revisionism? In recent decades, its revisionism has actually expanded. It's not just about Kashmir anymore. So in other words, if the border ferry came down and said, here's a territorial dispensation that you can both live with, go forth and prosper, Pakistan would still be a menace. And the reason for that is that Pakistan is ideologically opposed to India. That Pakistan's concerns with India are not strictly speaking or even mostly security driven. And what Pakistan mostly sees itself trying to do is retard India's rise. So when I talk about some of the data sources that I'm going to use in this book, mostly I'm using Pakistan's own military journals. And they will say things like, even after the 1971 war, we were not defeated because we lost half of our country to a much larger military, and yet we're the only one in South Asia that can challenge India's rise. We're the only ones that can resist India's hegemony. So not only does Pakistan have territorial issues with India over Kashmir, which I'm going to argue are ideological, not security driven, what Pakistan really wants to do is assert its equality with India. And this is, of course, a preposterous thing for Pakistan to do. So the question is, why in the world does it do this? ये जो वीडियो में बोला है ना, मैं आपको थोड़ा सा एक्सपैंड कर दूं। सर, पाकिस्तान, जब लोगों ने ये पूछा भाई तुम्हारा मुल्क बन गया 14 अगस्त 47 को, एक नया मुल्क जन्म लिया पाकिस्तान, तो अगर पाकिस्तान बना है तो पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान है क्या? ये तो बताओगे कि है क्या ये? तो साहब, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारी प्राचीन काल से हमारी सभ्यता चलती चली आ रही है और यहाँ पे वेद पुराण देखे गए थे कि यहाँ पे बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े कवि हुए, बड़े वॉरियर्स हुए, यहाँ पे समुद्र से लेकर हिमालय, हम एक भारत का हमारे दिमाग में एक इमेज है, यू अंडरस्टैंड, लार्जर देन लाइफ एक इमेज है, जो था भी भारत और आज भी भारत उसी मार्ग पे अग्रसर है। पाकिस्तान से जब पूछा कि तुम पाकिस्तान को कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो पाकिस्तानियों के दिमाग में सिर्फ एक डेफिनेशन आई, वी हु आर नॉट इंडिया, हम जो भारत नहीं है, यानी कि दे हैव टू डू एवरीथिंग अपोजिट। आइडेंटिटी क्राइसिस है, तभी तो ये लोग, आजकल यही बहस हो रही है, मैं इतने सालों से कह रहा हूं कि तुमने गजनवी और अब्दाली नाम के तुमने अपने मिसाइल रख रखे हैं, और जब से तालिबान ने अटैक करा, कह रहे हम नाम चेंज कर देंगे। अबे गधे के बच्चों, तुमने नाम रखा क्यों था? तुम्हें ये बेवकूफ हो क्या तुम लोग? बिल्कुल दिमाग से पैदल हो गए। कोई भी मुल्क ऐसे नहीं करता, ये पता नहीं क्या क्या इनका, तो इनके चौंचले। जब लोगों को यह पता लगा, जब सुपर पावर्स को यह पता लगा कि यह पाकिस्तान का एटीट्यूड है, और पाकिस्तान के अंदर यह एक साइकोलॉजिकल क्राइसिस टाइप का है कि हमें किसी भी तरीके से जो भारत है, भारत के खिलाफ खड़ा होना है। अगर भारत बोलेगा कि अभी 12 बज रहे हैं, तो हमें यह बोलना है कि 1:30 बज रहा है, 1:30 बज रहा है, 2:30 बज रहा है, या 9 ही बज रहे हैं सुबह के। झूठ बोलो सच बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें किसी तरीके से भारत के खिलाफ खड़ा होना है। जब लोगों ने देखा, अब जैसे चाइना जैसा मुल्क है, अमेरिका जैसा मुल्क है, उसके लिए तो सोने की खान है। उसके लिए सोने की खान इसलिए है क्योंकि आपको फिर भारत के खिलाफ, आपको पाकिस्तानियों को मोटिवेट नहीं करना होता, आपको सिर्फ पैसे देने पड़ते हैं। लड़ने के लिए सिर्फ पैसे नहीं देने पड़ते, आपको मोटिवेट भी करना पड़ेगा। आपको तो मोटिवेट किसके लिए? नॉट फॉर द जनरल्स, जनरल्स आर मोटिवेटेड बाय डॉलर्स, पर जिनको आप डॉलर नहीं दे रहे, जो नीचे लड़ने वाला है, जो सिपाही है आपका, या जो 5 4 3 2 1 0 करके गुड मॉर्निंग करने वाला है, वो पैसे के लिए थोड़ा ना, उसको तो आपको आइडियोलॉजिकली मोटिवेट करना है। तो फिर आप जाके बोलिए, ये गजवाए हिंद फजवाए हिंद का जो ड्रामा है, कहां से आया है? आप एक कंस्ट्रक्ट बना देते हैं कि ऐसा है। जनरल्स एंड देयर फैमिलीज आर मोटिवेटेड बाय डॉलर्स। उनको तो, आपने किसी जनरल को देखा अपने बेटे को, पाकिस्तानी जनरल को? इतना कश्मीर कहते हैं, इतना फिलिस्तीन कहते हैं, थकते नहीं, हाफ जाते हैं, कश्मीर कश्मीर करते रहते हैं। कौन सा पाकिस्तानी आर्मी का जनरल को मारो गोली, कौन सा पाकिस्तानी आर्मी का ब्रिगेडियर या कर्नल उसने अपने बेटे को बोला कि बेटा जा, तू कश्मीर में जाके काफिरों से लड़ते लड़ते शहीद हो जा? जो कश्मीर में जाके लड़ता है वो गरीब का बेटा है। अमीर का बेटा दुबई में बैठता है, जैसे जनरल बाजवा का बेटा दुबई में। जनरल बाजवा को भी बीच में, शुरू में जनरल बाजवा को बहुत, बाद में तो जियो इकोनॉमिक्स की बात करने लगे, पहले बड़ा उनका जिहाद का गाजर हुआ करता था, बहुत गाजर खाते थे जिहाद का। तो वो जिहाद का गाजर खिला रहे हैं, टूट गया। हाँ, अब जिहाद का गाजर खिला रहे हैं सबको, पूरी कौम को। अर्ली डेज की बात कर रहा हूं, बाद में तो इंडिया के साथ पीस होना चाहिए, सब हो गया। जिहाद का गाजर खिला के खुद का बेटा कहां पे है? दुबई में। साद बाजवा, ही इज इन दुबई। तो ये सारे के सारे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का यही हाल है। तो
उसी को वेपनाइज कर रखा है लोगों ने। अगले सवाल पे जाने से पहले भैया सवाल पूछो उससे पहले मुझे वो याद आया था जब आपने बोला हिमालय से ये वो बचपन में एक श्लोक पढ़ा था, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्य दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती यत् संतति। ये किसमें है ये? कहीं तो है ये सर हमने तो टेक्स्ट बुक में पढ़ा, मुझे वो नहीं पता कहाँ है, आप सोर्स नहीं पता, बट ये किसी पुराण या उसका है सर, मतलब उपनिषद वेद किसी उसमें से है सर। बट यही कहता है कि भारत को डिस्क्राइब करता है जियोग्राफिकली, हिमालय से जो उत्तर में है, क्योंकि हिमालय हमारे उत्तर में है ना, तो हम हिमालय से उत्तरम यत् हिमाद्रेश्य। तो जो ये संस्कृत में भारत का एक डिस्क्रिप्शन है सर। अब मैं आपको पाकिस्तान का डिस्क्रिप्शन दूं। पाकिस्तान जेड़ा है ठीक है, हाँ, वो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो भारत से चोरी करा है, और जो साउथ में बलूचिस्तान है जो बलोचों से चोरी करा है, और जो ऊपर जाके जो खैबर पख्तूनख्वा है जो पश्तूनों से चोरी किया है, और जो सिंध है जो सिंधियों से चोरी किया है, ये चोरी के सारे इलाके बन के यहां पे पाकिस्तान अपना राज करना चाहता है। अब यहां पे जिन का चोरी करा है, सिंध भी चोरी किया था सर। ये पूरा चोरी वाला मैटर तो है ये सिंध का पूरा। ये जो कराची है, कराची वॉज पार्ट ऑफ बलोचिस्तान, कराची वॉज नॉट पार्ट ऑफ सिंध। आज की तारीख में आप अगर कराची को सिंध से निकाल देंगे, सिंध में है क्या? सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद है, हैदराबाद सिंध में भी, तो हमारा हैदराबाद है वहां पे भी है। आप कराची को इसमें से निकाल दो, है क्या? इनके पास कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है, फर्जीवाड़े के लोग हैं लोग। सर पीओजेके में चुनाव है, हाँ, आम चुनाव जो है कौन सी तारीख को है? ये है सर 27 जुलाई। 27 जुलाई। हाँ, तो उसका जोश खरोश से जो है चुनाव प्रचार चल रहा है। जोश, खरोश और खरगोश तीनों। खरोश, खरोच होती है वो, नहीं खुजली, अच्छा वो खाज होती है, खाज होती है जो मुनीर को है। सॉरी, चलिए। इनके मुंह में ये ऐसा मुंह बनाया जैसे कोई इनके नीम का पत्ता चला गया होगा। मुनीर को खाज कैसे हो सकती है भाई? मुनीर खुद खाज है। वो तो सर नहाता है रोज ही, बाकियों का तो मैं समझ सकता हूँ एक दो बारी। नहीं, नहाता तो शहबाज है रोज, वो स्विमिंग पूल में सिक्योर फोन से बात करते हुए। वो तो 24 घंटे हाथ में रखता है सर, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। हाँ सॉरी। तो सर वो जो है एक पत्रकार हैं, वो एक सोने से, पिछली बारी मैंने उनको कुछ वैसा बोल दिया था, मोइन उनका नाम है सर, मंसूर अली खान। हाँ, ठीक ठाक, दुबले पतले। हाँ दुबले पतले ठीक ठाक। तो वो इंटरव्यू ले रहे हैं बिलावल भुट्टो का। तो उन्होंने बोला कि आपको लगता है कि 2024 का चुनाव निष्पक्ष था? तो वो तो क्वेश्चन सुन के पहले तो वो पिनक नहीं गया, वो भड़बड़ा गया थोड़ा सा। फिर कह रहा है कि नहीं, मेरे जन्म से पहले, मेरे जन्म के बाद भी पाकिस्तान के हालात ऐसे रहे हैं कि चुनाव ऐसे ही होते हैं यहाँ पे। पता नहीं क्या कहना चाह रहा था, पर वो घुमा के यही कह रहा है कि परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि चुनाव ऐसे ही होते हैं, मेरे जन्म से पहले, मेरे जन्म के बाद। सुना सकते हैं बिल्लो का? जी सर। और आज आपसे पूछ लेता हूँ, क्या 2024 के इलेक्शन फेयर थे आपके ख्याल में? पाकिस्तान की तारीख में जितने इलेक्शंस, जब से मैं पैदा हुआ एटलीस्ट, ऑब्वियसली उससे पहले भी ऐसे ही होता रहा 1970s में, जो पाकिस्तान के इलेक्टोरल निज़ाम है उसमें चैलेंजेस रहे हैं, और उतना ही चैलेंजेस 2024 के इलेक्शंस में थे। बिल्लो का बयान। तो सर ये क्या कहना चाह रहा है, मेरे जन्म से पहले भी हुआ था सर ऐसा कि आर्मी ही करवाती है सारे वहाँ? हाँ, इलेक्शन कमीशन वहाँ पे आर्मी है। मैं आपको बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन नहीं, गलत नहीं बोल रहे वो। इलेक्शन कमीशन, स्टॉक मार्केट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ये इलेक्शन में यही था सर। ये सब नहीं, ही इज राइट। मैं वो फेमस कहावत नहीं है पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी फौज के बारे में, कि जंग कदे जीती नहीं, इलेक्शन कदे हारिया नहीं। पाकिस्तानी आर्मी इज द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान, और ये सच है ये। और ये कहां से शुरू हुआ? क्योंकि जिन्ना नालायक था। जिन्ना, he was a greedy old man without morals। और जिन्ना ने क्या करा कि अपनी ही छवि में, अपनी ही परछाई में देश बनाया, which also is without morals। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। अच्छा। जिन्ना को क्या करना चाहिए था कि he should have been a father figure, right? और फादर फिगर बन के जिन्ना को कोई सीट एक्सेप्ट नहीं करनी थी। आप महात्मा गांधी की 10 चीजों से डिसएग्री कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है,
लेकिन महात्मा गांधी ने यह नहीं बोला आजादी के बाद। आजादी के कुछ समय बाद जिन्ना भी वहां पे खत्म हो गया ट्यूबरकुलोसिस से, और महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई। ही वॉज असैसिनेटेड। ये बात सच है। नो डाउट। उस समय जो महात्मा गांधी का स्टेचर था, क्या महात्मा गांधी ये नहीं कह सकते थे कि ओवरऑल इंडिया का मैं बॉस बनूंगा? आई विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होगी, क्योंकि उनकी चलती थी उस समय। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने नहीं बोला। और महात्मा गांधी की ऐसी कई चीजें, मैं फिर कह रहा हूं कि आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं। आप कहते हैं कि नहीं यार हमें इनकी ये बात नहीं अच्छी लगी है, हम इससे डिसएग्री करते हैं, उन्होंने गलत, आप कह सकते हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर आप पाकिस्तान, जिसको वो बाबा कौम कहते हैं, पाकिस्तानी जिसको बाबा कौम कहते हैं, बाबा कौम ने जो लीचड़ हरकत करी है, आपको मैं सुनाऊंगा किसी दिन, आपके कान खड़े हो जाएंगे। भाई वो छोड़ो लीचड़ हरकत है, अपने आप को ओवरऑल बॉस बना दिया पाकिस्तान का। तो आपने ये बोल दिया कि भाई जो बंदा टॉप पे बैठा है ना, जिसको लोग क्रेडिट दे रहे हैं, पाकिस्तान वाज मेड बाय द ब्रिटिश। भारत के भी कुछ लोग थे जो उसमें मिक्स्ड अप थे, पॉलिटिकल पार्टीज वाले, जिन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हु अग्रीड टू द पार्टीशन। लेकिन मैं उन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाह रहा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट जिन्ना वाज अ ग्रीडी मैन। जिन्ना ने क्या करा कि जिन्ना ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया कि मैं ही हूं सब कुछ, जैसा बाप वैसा बेटा। अब जिन्ना के साथ ये हुआ कि जितने भी जनरल्स थे वो देख रहे थे, और उनको लगा कि जिन्ना के बाद तो कोई स्टेचर वाला बंदा है नहीं। और जिन्ना जो काम कर गया था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को टूटना था 1971 में, क्योंकि ये पूरी खुजली जाके जिन्ना को खुजली हुई। जिन्ना गया ढाका में स्पीच देने के लिए। आप सब लोग उर्दू बोलिए, आप सब लोग उर्दू बोलिए, वो भी अंग्रेजी में बोल रहा है, आप सब लोग उर्दू बोलिए। You guys must speak it. You must speak Urdu, जिन्ना ने बोला, and you must follow the perfect version of Islam and you will become the fortress of Islam. और फिर जिन्ना मुड़ा और वेटर से बोला, where is my pork sandwich and my whiskey? सीधी बात। वो सुअर खाता था जिन्ना, शराब पीता था, उर्दू नहीं आती थी बोलनी, नमाजी वो था नहीं, वो किसी भी सूरत से मुसलमान नहीं था, और उसने एक मुस्लिम मुल्क बना दिया और उसकी राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज रख दी उर्दू जो वहां की लैंग्वेज थी ही नहीं। और जिन्ना खुद नहीं बोलता था उर्दू, जिन्ना की मदर टंग गुजराती थी। जिन्ना की मदर टंग गुजराती थी। जिन्ना को थोड़ा ना उर्दू बोलता था, वो तो अंग्रेज आदमी था। तो जब आप इतना बड़ा फ्रॉड करोगे तो फ्रॉड ही बनेगा उसका। तो चुनाव के बारे में सर बात करते हुए इन्होंने एक बात और बोली सर कि जैसे पीओजेके में ये कह रहे हैं कि 40 दिनों से मोबाइल बंद पड़े हैं। इस वक्त 40 डेज से लोगों का फोन नहीं चल रहा है। ये बात वो लोग नहीं, पाकिस्तान वाले नकार देते हैं, पर ये इंटरव्यू में ही बोल बैठा है कि जब हम रैली वगैरह में जाते हैं, हाँ, तो वहाँ के युवा जो हैं वो हमें गालियां दे रहे हैं, बोल रहे हैं भाई 40 दिनों से तो यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है। ये वाली बात पाकिस्तान छुपाए रखता है ना सर। ये इंटरव्यू में भाई बोल गया कि 40 दिनों से नेटवर्क नहीं आ रहा। फलो में गेंदा फलो में जो है, क्या कह रहे, सॉरी यार, गेंदा भैया भावनाओं में बह गए, बता गया कि 40 दिनों से यहाँ नेटवर्क नहीं। किसने बोला, बिल्लो ने? हाँ, कह रहा है वो रैलियों में जा रहा है तो युवा गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जनाब वोट मांगने आए हैं, यहाँ तो 40 दिन से फोन नहीं चल रहा है। गेंदा भैया भावनाओं में। बंदा तो सही है सर ये, वैसे हाँ, बंदा सही है ये। दूसरा बंदा है पाकिस्तान का तो जो सही बोलता है। ये सब पहले नंबर पे तो ख्वाजा आसिफ है जो सही बोलता है। ख्वाजा आसिफ बहुत बढ़िया आदमी है और रॉ का एजेंट है ख्वाजा आसिफ। सब खाजा, हम भी खा जाते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो कह रहा हूँ और बंद रखो, तो मैं जो करना है करो। ये शाहराग है पाकिस्तान की, जहां पे जो पीओके है और पूरे कश्मीर को ये जिन्ना कह गया था कि शाहराग है। जिन्ना ने एक डायलॉग मार के जिन्ना निपट लिया। ये सब लोग वही डायलॉग तब से रिपीट कर रहे हैं, घिसा पेटा पुराना 80 साल पुराना, कि कश्मीर शाहराग है, शाहराग है। अब जब लोगों को, अब जो वहां के जो लोग हैं, बाशिंदे हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, अब वो लोग क्या सवाल पूछ रहे हो, कह रहे हैं यार तुम तो शाहराग बोलते थे हमें, तुम तो कहते थे कि कश्मीर के लिए जान कुर्बान है, तुम तो कहते थे कि मतलब हमारे लिए तुम हिंदुस्तान से लड़ाई लड़ लोगे, तुम तो ये कहते थे कि कश्मीर के लिए हर एक बच्चा कुर्बान है, सब कुछ कुर्बान है, कश्मीर से बड़ी हमारे लिए कोई चीज नहीं है, हमारी शाहराग है, हमारी फॉरेन पॉलिसी कश्मीर है, सब कुछ तुम कहते थे। आज की तारीख में यार जो तुमने फोन बंद कर रखा वो तो अलग बात है, दैट्स अ सेपरेट मैटर। तुमने लोगों को भड़का दिया जो सस्ता आटा मांग रहे थे। बहुत ही जी जबरदस्त लगा आज मेजर गौरवारिया की जो ज्यादा बातें हैं बड़ी ऑथेंटिक हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जो हम कर नहीं सकते पर मेजर सर ने वो कर दी हैं।
जैसा कि अगर देखा जाए हमारी फौज के बारे में, हमारे इदारों के बारे में, कहीं ना कहीं जो इन्होंने इलेक्शन के बारे में बात की, जो इन्होंने पाकिस्तान में आज से कह सकते हैं कि बिलावल भुट्टो के पैदा होने से पहले या अभी तक जो इलेक्शन हो रहे हैं वो क्या लेवल है, ये बातें हम नहीं कर सकते, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। हकीकत बात यह है कि मेजर गौरव आर्य साहब ने जो बातें की, हम खुद ये बात मानते हैं कि हमारे बड़ों में, हमारे आज के भी चलाने वालों में बहुत सारी कमियां मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ के हालात जो है, मेरे नज़दीक, मेरी अपनी ज़ाती सोच है कि बद से बदतर हालात करने में हमारे अपने ही लोगों का हाथ है। हमने अपने ही मुल्क का सत्यानाश जो है कहीं ना कहीं इस लेवल का किया है कि हमें दूसरों पे, पाकिस्तानियों को तो दूसरों के ऊपर दोष देना ही नहीं चाहिए। पहले अपने घर का अगर देखें कि कहीं ना कहीं हमने खुद क्या हाल किया है। आज भी अगर देखा जाए तो आज भी हमारे यहाँ के जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है, वो यहाँ काम करना नहीं चाहते। वो अपने मुल्क के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है कि यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी वो बना रहे हैं तो वो करें, पर यहाँ फिर यह है कि बड़े को तकलीफ हो जाती है। जो यहाँ का गुंडा माफिया है पाकिस्तान का, जिनको कहीं ना कहीं लगाम नहीं डाली जाती क्योंकि उनसे पैसा लेकर इस मुल्क को चलाया जा रहा है, तो ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से यहाँ के हमारे बड़ों ने सत्यानाश किया है। मैं बिल्कुल गौरव आर्य सर की इस बात से एग्री करता हूँ। और दूसरा, इन्होंने जो बात की है कि बिलावल भुट्टो जो है जब वो जाते हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए पीओके में जाते हैं और वहां फिर जो है उन्हें आगे से ये मिलता है कि हमारे यहाँ लॉकडाउन है, तो ये तो अगर देखा जाए तो कश्मीरियों की मैं अगर खुले दिल से अगर कोई बात को करना चाहूँ यहाँ, तो मैं तो ये समझता हूँ कि कश्मीरी दोनों जो लोग, एक इंडिया के पास कश्मीर है, एक पाकिस्तान के पास, तो दोनों की बेचारे बदकिस्मत है। यहाँ भी अगर देखा जाए कश्मीर में लॉकडाउन लगा हुआ है, यहाँ के लोगों की जिंदगियां जीरन है। देखें कि जुल्म कहीं भी हो उसे डिफेंड नहीं करना चाहिए, उसके बारे में कहना चाहिए कि ये वाकई जुल्म है। और इसी तरह अगर हम इंडिया के कश्मीर की बात करें तो मैंने सुना था कि जब 370 धारा हटी थी तो वहां भी लॉकडाउन एक लंबे अरसे तक लगा था, वहां के लोगों की भी जिंदगियां जो है जीर्ण हुई थी। ये हकीकत है, इसे कोई माने ना माने ये बंदे की अपनी मर्जी है, पर मैं ये समझता हूँ कि इंसानियत के साथ जहां भी कोई ना कोई नाइंसाफी हो तो हमें वो सामने रखना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल में ये चीज आ जाती है कि आज अगर जो कश्मीर के जो हालात हैं पाकिस्तान साइड वाले, ये हमारे कहीं ना कहीं कम इल्मी और कम अकली का कह लो कि ये नतीजा है। हम कहीं ना कहीं अपने लोगों को वक्त से पहले कोई सहूलियात नहीं दे सकते या वक्त के ऊपर अच्छे फैसले हम नहीं कर पाते, तो उसका जब इम्पैक्ट जो है वो सामने आता है तो फिर वो भयानक होता है। क्योंकि एक लंबे अरसे से हम कश्मीरियों से बिजली बना रहे थे, कश्मीरियों से बहुत सारी सहूलियात ले रहे थे, तो आज अगर देखा जाए तो जो उनके ऊपर स्थिति बनी है ये हमारे मुल्क के हालात की वजह से बनी है। उन्होंने तो हमें बहुत कुछ दिया, पर हमारे बड़ों ने कहीं ना कहीं इंडिया के साथ जो वाकई इन्होंने बीच में बात की है कि इंडिया की मुखालफत इन्होंने करनी है या इंडिया ने जो बात करनी है उसका अपोजिट इन्होंने करना ही करना है, तो वो वजह बनी हमने अपने ही मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई पाकिस्तानी सुन रहा हो तो वो कहेगा क्या ऐसा कर दिया, तो मैं ये कहूंगा साफ लफ्जों में, इंडिया से हम तजारत करते थे, हमें अच्छी सस्ती चीजें और क्वालिटी वाली चीजें जो है हमें साथ वाले कंट्री से मिलती थी, तो पाकिस्तानियों की एक जिंदगी एक लंबे अरसे से सिक्योर थी, अच्छी थी। और हमारे यहाँ के लोग कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जो टमाटर आज मैं पिछले दिनों 400 रुपये में मैंने खरीदा लास्ट टाइम, तो वो टमाटर हमें 200 से भी कम में मिल सकता था अगर ये इंडिया से मिल रहा होता। तो ये हमारी बदकिस्मती, हमारे लोगों ने यहाँ के ऐसे गंदे गंदे फैसले किए हैं, ऐसी स्थिति बनाई है कि पाकिस्तानी आज रो रहे हैं, दाड़े मार के रो रहे हैं। इतनी महंगाई जो है हमारे पंजाब में, जहाँ पे ये चीजें सारी पैदावार जिसकी है, तो इसमें हम लोग रो रहे हैं, हमें इतनी महंगी चीजें मिल रही हैं। आप खुद हिसाब लगाएं, जो बलूचिस्तान है, जगह रेगिस्तान है, वहां पे जो चीजें पहुंच रही होंगी उनको कितने रेट पे मिल रही होंगी। इसके बाद अगर देखा जाए सिंध है, शायद कराची शहर में ये चीजें नहीं उगती, वो यहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं दूसरी जगह सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से, तो वहां पे ये रेट क्या होगा। तो आप हिसाब लगा लेते हैं कि लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के बड़ों ने जो फैसले किए हैं वो किस तरह भयानक थे, जिसने हमारी तबाही का सामान किया। उसके बाद अगर देखा जाए जिन्ना के ऊपर इन्होंने बात की है, तो वाकई अगर देखा जाए जिन्ना की जिंदगी को देखा जाए तो बंदे को इंतहाई हैरत होती है। वो बंदा जो ऐलान करता रहा मुख्तलिफ जगह पे जाके कि हम और हिंदू लोग जो है वो अलग हैं, हम आपस में नहीं रह सकते, और जैसे ही पाकिस्तान बनता है तो आगे सुनने के लिए मिलता है कि वो कहता है कि कहीं ना कहीं ये मुल्क सभी का ये है और जो यहाँ रहने वाले हैं सभी को खुली इजाजत है, कोई मस्जिद में जाए, कोई मंदिर में जाए, कोई कहीं गुरुद्वारे में जाए, तो सभी को इजाजत है। मतलब पहले कह रहा था वो बंदा कि हम कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ रह ही नहीं सकते। फिर यह है कि जब ये मुल्क बना लिया, यहाँ हिंदू लोग काफी तादाद में मौजूद थे, मेरे ख्याल में 10% मुझे अंदाजा होता है, मुझे अभी याद नहीं है कि हिंदू जब पाकिस्तान बने थे हिंदू यहाँ इतने तादाद में मौजूद थे।
तो उस वक्त फिर ये फैसला करना पड़ा कि ये क्या हो गया, हमने जो प्लानिंग की इस तरफ तो ध्यान ही नहीं था। फिर वो सारा जो इन्होंने इतने अरसे तक लंबा एक कह लो कि लोगों को बोल के एक नशा जो पिलाया कि हम और हिंदू नहीं रह सकते, तो फिर बाद में उसी को इन्होंने खुद ही से तोड़ा। फिर उसके बाद वाकई बात ये आती है कि जिन्ना के बारे में मैंने सुना है, मैंने भी कई वीडियोस के माध्यम से देखा है कि जिन्ना जो है कुछ खान पीन में ऐसी चीजें खाते थे जिसके ऊपर मुसलमानों को आपत्ति है। तो ये वाकई इल्जामात जो लगते हैं ये भी सही है। और उसके बाद कराची के जो हमारे मुर्तजा वहाब जो हैं, उन्होंने जो नया काम किया है, दुनिया देखे टेक्नोलॉजी के माध्यम से ना एक अच्छा कह लो कि सिनेरियो पेश कर दिया, एक अच्छा कह लो कि इम्पैक्ट लेके आती है कि हमने ये काम किया, इसका इम्पैक्ट अवाम पे ये आएगा। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि दुनिया भर में अच्छी से अच्छी एम्बुलेंस बनी। मैं दुबई में देखा था कि एम्बुलेंस में पूरा अस्पताल जो है दुबई में बनाया गया है, हर एक चीज की सहूलियत जो है, एक बड़ी गाड़ी बनाई है, उसी में वो सारी प्रोवाइड की है कि अगर किसी बंदे को फर्स्ट एड की जरूरत है ना, तो उससे भी नेक्स्ट लेवल जो है कह लो कि उसके लिए सुविधाएं उस गाड़ी में मौजूद हैं। और पाकिस्तान में देखिए एम्बुलेंस है, वो कैरी डब्बा जो कह लो कि हमारे पास चीन का आता है बोलान, तो वो है, उसको कैरी डब्बा हमने एम्बुलेंस बनाया, वो उसमें तो कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ एक बॉडी आती है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो और भी एम्बुलेंस बहुत सारी हमने बनाई है, उससे हम अभी जो हटकर अभी साइकिल प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारे मुल्क की किस्मत है, ये हमारे मुल्क के हालात हैं कि अभी साइकिल में एक बंदा फोन करता है कि हमें फर्स्ट एड की जरूरत है, एक बंदा जख्मी हो चुका है, जल्द अज जल्द पहुंचे, तो एक बंदा साइकिल लेके पे आधे घंटे या 1 घंटे में पहुंचेगा, तो क्या उसे फर्स्ट एड मिली? उसके तो जिस्म में वो जरासीम घाव में फैल जाएंगे, तो उस बंदे को क्या ये फर्स्ट एड आपने दी? तो ये हालात हमारे मुल्क के बनते जा रहे हैं। हम ऐसे काम कर रहे हैं कि दुनिया वो देखेगी तो हंसेगी, क्या हमारे ऊपर लान तान करेगी कि दुनिया तो नेक्स्ट लेवल काम कर रही है कि बुल ट्रेन आए, मतलब अगर ट्रेनें चल रही हैं उसमें भी हाई लेवल चीजें इंडिया ला रहा है, बहुत सारे मुल्क ला रहे हैं। तो हम वो मुल्क है पाकिस्तान जो अपने मुल्क में अजीबो और गरीब कारनामे कर रहे हैं कि जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं दुनिया में अजूबे के तौर पे जो है साबित करने के लिए हम तैयार हैं। तो यकीन करें, मैंने बहुत सारे नौजवानों को देखा है, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें वो बना रहे हैं। पाकिस्तानी थे, एक बंदा था वो कैमरा, वो कहता मैं ऐसा बनाऊंगा, वो कैमरा कहीं भी अगर देखा जाए एकदम कोई बंदा अगर हथियार निकालता है वो कैमरा एकदम में जज कर लेगा और पुलिस स्टेशन के अंदर अलार्म बजेगा कि इस जगह पे ये काम हुआ है, तो पुलिस उस वक्त कुछ ही टाइम में वहां पहुंच सकती है, हालात को कंट्रोल कर सकती है। तो ये है, उन बंदों को कोई काम करने की इजाजत नहीं मिले। वो सारे जो एजुकेटेड लोग थे वो सारे इन मुल्कों को इसी वजह से छोड़ के जा रहे हैं कि यहाँ के हुक्मरानों की जो स्थिति है वो भयानक है। वो अपने मफाद और अपनी क्या लोग जिंदगी की आसाइशों के पीछे लगे हुए हैं। इसी वजह से पाकिस्तान का ये हाल हो चुका है और इससे भी बदतर होने जा रहा है। बिल्कुल जी, जो बात अमेरिकन लेडी ने की है उसके ऊपर बात करते हैं। उन्होंने बात ये की है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अगर बात करें इंडिया से नफरत का ये लेवल है कि किसी न किसी तरीके जो है वो इंडिया के साथ इख्तलाफ रखना ही होता है। तो ये बात तो सही है, शुरू से ही यहाँ पे निसाब में पढ़ाया जाता है कि हिंदू लोग जो हैं वो हमारे दुश्मन हैं, इंडियन हमारे दुश्मन हैं। यहाँ तक कि जो हमारे अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनके दिमागों में ये बात इस कदर बैठ गई है कि अगर पता चल जाए ना कोई हिंदू है। तो पिछले ही दिनों में हमने एक वीडियो देखा था, तो उसमें वो लड़का कह रहा था कि आपने ये जो हिंदू हैं इनसे नफरत का इजहार क्यों किया? तो उसने कहा ये अपने मुल्क में जाए, ये तो पाकिस्तानी है नहीं है, ये तो इंडिया के है। उसने कहा ये तो पाकिस्तानी है, मजहब इनका हिंदू है। उन्होंने कहा नहीं, मजहब जिसका भी हिंदू है ना वो किसी भी दूसरे मुल्क का हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया का है। तो ये चीजें यहाँ पे शुरू से सिखाई गई हैं। आप देखें, नफरत जो होती है ना वो एक ऐसी बुरी चीज है कि उसका बीज जो भी बोता है वो अपने आप को खुद ही तबाह करता है। नफरत घड़ा जिसको कहते हैं आपकी जुबान में, वो एक ऐसी चीज है जो इंसान का अपना विनाश करती है। तो उससे कोई कल्याण तो होता नहीं है, उससे तो विनाश ही होता है। अब अपनी मर्जी है कि आपने घड़ा जो है उसको किस कदर का रखना है। अगर आप इस लेवल का रखेंगे इंडिया के साथ तो फिर अपनी ही तबाही और बर्बादी होनी है, इंडिया का कुछ नहीं जाना। हमें तो ऐसा होना चाहिए जैसे इंडिया है कि मतलब कि वो अपनी भागम दौड़ में लगे हुए हैं, किसी से कोई मुकाबले के लिए नहीं, अपने देश को तरक्की देने के लिए। ये नहीं कि पाकिस्तान से आगे निकलने के लिए, इस चीज की सोच ही नहीं है उनको। ये है कि हमने अपने देश को तरक्की देनी है। पाकिस्तान कर रहा है नहीं कर रहा है, इस चीज से इंडिया को कोई गर्ज नहीं है। तो इस तरह से एक जो है ना वो सोच होनी चाहिए। बाकी इन्होंने बात की है कि गजनवी और अब्दाली और ऐसे नामों के ऊपर जो मिसाइल बने हुए, इन्होंने कहा कि अब
अफगान के साथ, तालिबान के साथ इख्तिलाफ हुए हैं, तो अब नाम जो है वो भी चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि पिछले ही दिनों में जिन लोगों को हीरो माना जाता था उन सब के खिलाफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बातें यहाँ पे होना शुरू हो गई थी कि वो एक नंबर के चुट्टे थे, वो एक नंबर के चोर, गुंडे और लुटेरे थे। इसके अलावा उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, कोई शनाख्त नहीं थी, जिनको हीरो जो है वो बना चढ़ा के पेश किया जाता है, सालों से पेश किया जाता है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उनके खिलाफ भी यहाँ पे घना जो है नफरत जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है। और उसके बाद अफगानिस्तान के साथ जो भी मामलात हैं उनको आने वाले टाइम में सेटल करने के लिए अगर इस तरह की चीजें होंगी तो फिर मजीद हालात खराब ही होने जैसे इंडिया के साथ पहले हुए हैं। नफरत एक ऐसी चीज है जिससे कभी भी जो है वो भला नहीं हो सकता, ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते, हमेशा ताल्लुकात खराब ही होते हैं। और बाकी बात जो है इन्होंने की मोहम्मद अली जिन्ना की और महात्मा गांधी की, इन्होंने कहा मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो हैं, ओ ये बात तो सही है, क्योंकि हमने भी वो स्पीच मैंने सुना है, मैंने जाके देखा जहाँ पे वो कह रहे हैं बांग्लादेश में, तो वो इंग्लिश में बांग्लादेश में बात कर रहे हैं और उनको वो कह रहे हैं कि आपने उर्दू बोलनी है। खुद वो इंग्लिश में उनको बोल रहे हैं, खुद उनको उर्दू नहीं आती, लेकिन उनको वो कह रहे हैं कि उर्दू एक कौमी जुबान है तो आपने उर्दू बोलनी है। तो ये उनका नैरेटिव जो था वो ठीक नहीं था। बाकी इन्होंने महात्मा गांधी की बात की, इन्होंने कहा कि बहुत सारे इख्तिलाफ उनसे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने मुल्क बनने के बाद ये नहीं कहा कि पूरे के पूरे मुल्क का बोझ जो है वो मैं हूँ। और अगर वो इस तरह की कोई बात करते तो इन्होंने कहा डिसएग्री होना था, लेकिन उनकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर इंडियन लोगों को एतराज है, क्योंकि मैंने कमेंट सेशन में बहुत दफा देखा भी है कि महात्मा गांधी जो है बहुत सारे लोग उनको कई सारी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से लाइक नहीं करते, लेकिन इंडिया में इन चीजों की आजादी है कि अगर आप नहीं करते तो आपके ऊपर गद्दारी की मोहर नहीं लगेगी, आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप देशद्रोही हैं। आप एतराज करते हैं, लॉजिक के साथ करते हैं, नॉलेज के साथ करते हैं, अगर वो वाकई पॉइंट ऑथेंटिक हैं जिनके ऊपर आप एतराज करते हैं। हम तो भाई पाकिस्तान में रहते हैं, हम अगर कहेंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो सुअर खाते थे, विस्की पीते थे, वो ऐसे थे वैसे थे, तो फिर हमारे ऊपर गद्दारी का भी ठप्पा लगने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें ये कहेंगे कि ये तो कायदे आजम को गलत कहते हैं, ये पाकिस्तानी है ही नहीं है, ये तो इंडियन रा के एजेंट है। तो इस तरह की चीजें जो है ना वो होना यहाँ पे शुरू हो जाती है। यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि क्या मोहम्मद अली जिन्ना वाकई ये काम करते थे, नहीं ये नहीं देखना, सिर्फ यही देखना है कि मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में इस बंदे ने बात कैसे की है कि वो कैसे कर सकते हैं, वो तो बाबा कौम है, वो तो इस्लाम के सिपाही थे, उन्होंने तो इस्लाम की जंग लड़ी, उन्होंने एक इस्लामी मुल्क बनाया। तो इस तरह की चीजें जो है ना वो होती हैं। फिर बिल्कुल जी, ये होता है, कुछ लोग किसी भी पर्सनालिटी को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं जो कायदे आज़म के इस फेल को कहीं ना कहीं एक कह लो कि सख्त लफ्ज़ों के साथ जो है उनका प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह इंडिया में भी काफ़ी लोग जो है गांधी जी को वो समझते थे कि अगर गांधी जी चाहते तो पाकिस्तान को वो बनने से रोक सकते थे। उन्होंने भी कहीं ना कहीं, ये मैंने सुना है इंडियन लोगों से ही, कि गांधी जी ने कहीं ना कहीं रिलीफ दिया है कायदे आज़म को, वो उन्होंने अपने साथ उस लेवल का नहीं लगाया, उन्होंने रिलीफ दिया, जिसकी वजह से कायदे आज़म आगे बढ़ चढ़कर इस काम में हिस्सा लेते रहे। तो दोनों की कह लो कि मकबूलियत का एक आलम था कि कायदे आज़म को कुछ लोग मानते थे और गांधी जी को दोनों तरफ, मुस्लिम भी और दूसरे भी मानते थे, पर उनका कहीं ना कहीं दार जो है ना रोकने की तरफ की वजह से मैंने देखा है कि बहुत सारे हिंदू लोग भी सख्त कह लो कि उनके बारे में लफ्ज यूज करते हैं। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।